हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम है वो मनोविज्ञान के चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का है वो एमसीक्यूज़ के वो नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ये क्लास है अपनी ये पार्ट पांचवा पार्ट है। और जो भी एमसीक्यूज़ है, ये जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चंस है वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस है दोस्तों। तो और कुछ क्वेश्चन है हम वो कर भी चुके हैं, पीछे भी आपने देखा भी है, एनालाइज़ भी किया है कि कैसे हैं कैसे नहीं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में पीछे की वीडियो दी हुई हो वो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आगे की वीडियोज़ आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो है वो आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपना लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं, जो हमने HW के रूप में छोड़ा था वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख यानी इसका संधि विच्छेद भी आप करके देखोगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो। पहला ऑप्शन भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास तो होता है सामान्य से विशिष्ट, लेकिन ये यहाँ बोला है सिर पदाभिमुख यानी सिर से पैरों की ओर। अभिमुख मतलब की ओर, तो सिर से पैर की ओर आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड। तो चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील भाषा विकास है उसके लिए संवेदनशील समय कौन सा है? तो मध्य बचपन का समय, दूसरा है वयस्क अवस्था, तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय और चौथा है जन्म पूर्व का समय। अब जन्म पूर्व तो भाषा सीख भी नहीं सकते, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? यानी भाषा का विकास है वो सबसे अधिक यानी संवेदनशील समय कौन सा है, यानी सबसे अच्छा बहुत महत्वपूर्ण समय कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेवाइगोत्स्की है, इन्होंने कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें बोला है कि संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो क्या है? कि सामाजिक अनन्य क्रिया, पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक अनन्य क्रिया, दूसरा है मानसिक प्रारूपों स्कीमा का समायोजन और तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और चौथा है संतुलन। तो वाइगोत्स्की है वो किसके बारे में, सांस्कृतिक और समाज के बारे में बात करते हैं। तो और यहाँ संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछा है, तो किसकी वजह से, किस कारण से? यानी सामाजिक अनन्य क्रिया से। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क है जो दिए थे, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क दिए थे, उनमें सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? कि यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो कोहलबर्ग ने कितने 3 स्तर बताए थे, उनको 2-2 भागों में विभाजित किया था और 6 अवस्थाएं बताई थी। 3 स्तरों में विभाजित करके 6 अवस्थाएं बताई थी कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग वही है जो 11 कहानियाँ सुनाते थे, उनमें से सबसे बेस्ट थी वो हिंज नामक कहानी थी, वो सबसे बेस्ट थी और उन्हीं के आधार पर बच्चों को विभाजित करते थे स्तरों में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो इसमें आप ध्यान से पढ़ोगे तो माता पिता गर्व कब करेंगे? जब अच्छा लड़का होगा अच्छी लड़की ऐसा अनुकूलन होगा तो वे क्या करेंगे? गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, और चौथा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे उन्होंने अधिगम के लिए सबसे बेस्ट क्या बताया था, क्या आवश्यक है, यानी शिक्षार्थी है वो सक्रिय रहकर पर्यावरण की खोज करेगा या फिर कुछ नया करने की कोशिश करेगा, तो किस कब कर सकता है वो, सक्रिय रहकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये क्या रहेगा, आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहली की प्रक्रिया क्या बोल रही है कि जो स्कीमा यानी जो हम ग्रहण करते हैं, जो प्रारूप है, वर्तमान योजनाओं जो हमने सीखा है ना, जो जानकारी प्राप्त करी है, उन वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, एक तो ये गया। दूसरा है कि नवीन जानकारी है, जो नई जानकारी हमने प्राप्त की है के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं, पहला दिया है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका है कि जीन पियाजे हैं उन्होंने ये तो क्या है घटनाएं बताई है कि जो वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करते हैं ना, वर्तमान योजना उसको अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संशोधन करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समावेशन। ठीक है, समावेशन बोलते हैं। और जो नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना है, पुरानी जो योजनाएं बनाई थी हमने, तो नवीन जानकारी और प्राप्त की हमने, पहले योजना बना चुके हैं और नवीन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो नवीन पुरानी योजनाओं में संशोधन कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, समायोजन। उसको समावेशन और इसको समायोजन के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन है वो सही रहने वाला है दोस्तों। साम्यीकरण क्या है, साम्यीकरण एक है कि एक तंत्र जो बच्चों को क्या आत्मसातकरण और समायोजन के बीच क्या करता है, संतुलन हासिल करने में सहायता करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साम्यीकरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, पियाजे जीन पियाजे किसके अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था ना, तो पहला दिया है भाषा विकास, दूसरा यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो भाषा विकास तो नॉम चॉम्स्की ने दिया, और सामाजिक विकास है वो किसने दिया, मनोसामाजिक था, एक सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत था। तो मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन, और सांस्कृतिक सामाजिक विकास था वो था वाइगोस्की का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन किसका सही रहेगा। चौथा नेक्स्ट है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग है, अभी बताया था ना, नैतिक विकास सिद्धांत 3 स्तरों में बांटा था, हिंज नामक कहानी थी, 3 स्तरों में बांटा बच्चों को और 6 अवस्था में बताती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, इसमें दिया है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, क्या कर सकता है, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक काल क्षेत्र और कल्पनात्मक खेल। और तीसरा है शेष अवस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और चौथा है पूर्ण संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, क्या है, निगमनात्मक विचार, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो यहाँ पर सही मिलान कौन सा है कि पूर्व संक्रियात्मक होती है, उसमें निगमनात्मक क्या करता है कि एक तार्किक प्रक्रिया है होती है, जो एक या अधिक जानकारी है ना, उनके आधार पर क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य करती है। निगमनात्मक विचार क्या होते हैं कि एक तार्किक प्रक्रिया है जो एक या अधिक जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं, निगमनात्मक विचार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। फिर है शेष अवस्था में तर्क कहाँ से आएगा, तर्क का अनुप्रयोग नहीं होगा। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त की, तो इसमें अनुकरण, अमूर्त में अनुकरण थोड़ा ना तो है, अनुकरण और कल्पना
संज्ञानात्मक खेल नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है वो क्या करता है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है, संधारण या वर्गीकरण तुलना कर सकता है ना, वो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित करती है। धूप में कपड़े सूख जाते हैं बच्ची बता रही है, यानी उसको समझ है कुछ कि धूप में बच्चे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित करता है। पहला है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा है अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा है कार्य कारण और चौथा है विपर्य चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, सिंबल, कोई जैसे जैसे होते हैं ना, कोई भी सिंबल है जैसे रोड पर रोड सिंबल हो गया, वैसे प्रतीकात्मक विचार हो गए। ठीक है, अहम केंद्रित चिंतन, अहम केंद्रित स्वयं पर केंद्रित होकर चिंतन करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वो क्या रहेगा, यानी कार्य, जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण क्या है उसके बारे में बता रहे, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कार्य कारण। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। पियाजे ने बताया था ना चिंतन के बारे में, तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस वजह से भिन्न होता है, पहला दिया मात्रा प्रकार, दूसरा आकार मूर्तपरकता, तीसरा प्रकार मात्रा, और चौथा है आकार किस्म। ठीक है, तो यहाँ पर कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसे, वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके, मात्रा के। तो इसका सही आंसर कितना क्या कौन सा है, थर्ड, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कब सीखते हैं, जब पुनर्बलन दिया जाना चाहिए पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, तीसरा है अनुकरण से, चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की ने जेड और स्कैफोल्डिंग में क्या बताया, स्कैफोल्डिंग में क्या बताया था कि वयस्क अपने बड़ों या समवयस्क है, वयस्क या समवयस्क अपने ही समान जो वयस्क है उनको उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके वो है क्या करता है, ग्रहण करता है उनको, और फिर खुद ही उनको क्या करता है, स्मरण करके खुद भी उन गुणों को प्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, तो ये किस में हो गया, वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं, वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था, नैतिक विकास सिद्धांत दिया ना। पहला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा है शारीरिक विकास के चरण विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, फिर है नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने कौन से चरण दिए थे, नैतिक विकास के चरण, कई बार आ चुका है, ज़्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है इसमें। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है, प्रारंभिक बचपन कैसा काल है भी, पहला दिया है कम महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण, तीसरा अति संवेदनशील, चौथा निरपेक्ष। अभी पढ़ के आए थे ना, जो प्रारंभिक बचपन का काल है वो क्या होता है, संवेदनशील, यानी इसमें अति संवेदनशील काल होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कौन सी अवस्था में, तो पहला ऑप्शन दिया है शेषावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। कौन सा, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, किसमें, बाल्यावस्था ही होती है ना, तो उत्तर बाल्यावस्था। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है सही से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि इंटेलिजेंस का है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है, कौन सी में, पहला है बाल्यावस्था, दूसरा शेषावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो शेषावस्था में तो बहुत तेजी से विकास होता है, बाल्यावस्था में उसकी अभिवृद्धि तो क्या एक स्थिर से हो जाती है लेकिन विकास होता रहता है, लेकिन बुद्धि का वो जो अधिकतम विकास होता है दोस्तों वो किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा होता है, किशोरावस्था आएगा इसका, बुद्धि का अधिकतम विकास किसमें, किशोरावस्था में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है,
शिशु का अधिकांश शिशु होता है ना, उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? पहला है मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा नैतिकता पर, तीसरा वास्तविकता पर और चौथा ध्यान पर। तो शिशु होता है उसमें नैतिकता तो होती ही नहीं, नैतिकता तो नहीं होती, वास्तविकता उसे क्या मालूम होता है? ध्यान पर भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मूल प्रवृत्ति। यानी बच्चा भय, सबसे ज़्यादा भय होगा तो पलायन की व्यवस्था, जैसे रोएगा या भय होगा तो वो रोने लगता है या किसी वस्तु से दूर भागने लगता है, ठीक है। तो भय जो समय होता है उसका मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन। तो ऐसे ही और भी है, उत्साह है, क्रोध है, वो, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति पर क्या है? अधिकांश व्यवहार आधारित होता है शिशु का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वृद्धि और विकास के संबंध में सही नहीं है। तो वृद्धि और विकास निरंतर होता रहता है। और समन्वय का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब व्यवस्थित होना, व्यवस्थित रूप से। हाँ, विकास और वृद्धि क्या है? व्यवस्थित रूप से होती है। और व्यक्तिकता सभी में, व्यक्तियों में, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता है, वर्गीकरण नहीं होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है क्या? नहीं है, वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? कि बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। दूसरा है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, आदेश थोड़ा ना देते हैं। तीसरा, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। चौथा है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। ऐसा तो गलत है, शिक्षक को आगे आगे नहीं रहना चाहिए। जब बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया तो बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण योगदान है होता है इसमें, कक्षा में या कक्षा के विद्यालय में, सभी जगह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? इसका सही है पहला, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को क्या करना? प्रमुखता देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि चाइल्ड केंद्रित है तो ऐसा ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है वो देखना है कि विकास वंशानुगता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और दिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। चौथा है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। विकास का कभी मापन नहीं होता दोस्तों, और वो परिमाण भी नहीं होता, परिणामात्मक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसका गलत है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा है गलत है। हमें गलत ही पूछा था, तो ये गलत है। किसके बारे में? विकास के सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, क्या होता है? सभी अंग आते हैं, या मस्तिष्क आता है, या मेरुदंड आता है, या मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों आते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर है, और मस्तिष्क तथा मेरुदंड है, वो दोनों आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन है इसका सही रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोगर्षित बाध्यता विकृति एक आगे पूछा है, कौन सी विकृति है? मनोविच्छति विकृति, दूसरा है समायोजन विकृति, तीसरा चिंतन विकृति, चौथा है कार्य प्रारूप विकृति। तो मनोग्रसित, माइंडली जो बाध्यता है वो कौन सी? बाध्यता विकृति यानी जो कमी है वो क्या है? मनोविच्छति विकृति। ऐसा मनोविच्छति का मतलब क्या है? संवेगात्मक तनाव के कारण जो विच्छेदन हो जाता है वो क्या है? मनोविच्छति विकृति है। समायोजित कर लेना। और चिंता विकृति, ये क्या है? मनोग्रसित बाध्यता विकृति, ये होगा सही ऑप्शन इसका। चिंता होने लगती है ना, वो क्या है? मनोग्रसित बाध्यता है, ठीक है। कार्य प्रारूप विकृति ऐसा तो मनोग्रसित नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक कौन है? हेविंगहर्स्ट। कौन है? हेविंगहर्स्ट। सेकंड ऑप्शन इसका सही रहने वाला है।
हैविंग हर्स्ट है वो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप बहुत बार यानी पहले से छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र एक्स एक्स होती है ना, यानी एक्स एक्स गुणसूत्र। पहला ही ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कथन है दोस्तों। और ये कथन किसका दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है टीचनर का, दूसरा वुंट का, तीसरा वुडवर्थ और चौथा मैकडूकल का। वो वुडवर्थ और मैकडूकल में हमेशा ही कन्फ्यूज रहता है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे सटीक ऑप्शन है, ठीक है, वुडवर्थ का। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। और ये कथन है वो सबसे अलग ही है और ये वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब से करते हैं? एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा था दोस्तों? कि किसके अनुसार है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है गेरेट, तीसरा है हॉलैंड, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो सही रहेगा। वुडवर्थ ने ऐसा कहा था कि बालक का विकास है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन है वो बहुत सरल भी है और याद रखने में भी इनका की पॉइंट आप याद रखो तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का जो उपयोग है किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? किसके लिए? पहला ऑप्शन दिया बच्चों, दूसरा है प्रौढ़ों, तीसरा है चिड़िया, चौथा है पशु। अप्रत्यक्ष पथ है, प्रत्यक्ष रूप से सोचते हैं। एक तो प्रत्यक्ष हमारे सामने कोई वस्तु है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। लेकिन पहले एक बार बता दिया हमें कि हाँ ये जैसे बुक है, ये बुक है, ये जैसे साइकोलॉजी की है, ठीक है, मनोविज्ञान की है, तो हम हाँ हमारा दिमाग में ये बैठ गया कि हाँ ये बुक मनोविज्ञान की है। तो अगर हम दूसरी जगह में हमें नाम बोलेंगे कि मनोविज्ञान की बुक, तो हमारे मस्तिष्क में, माइंड में वही बुक सामने आ जाएगी। तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसको ये श्रेणी किसके प्रयोजन के लिए होती है? ये प्रौढ़ों के लिए, ठीक है। अप्रत्यक्ष पथ किसके है? ये प्रौढ़ों के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर रखने हेतु शिक्षक क्या क्या दायित्व है? अपना मानसिक स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने के लिए शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए? पहला है कक्षाओं में शिक्षण नहीं कर रहे, और दूसरा है शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, ऐसा नहीं, व्यवसाय के प्रति वफादारी, चौथा है सही व्यवहार नहीं करें। तो इसमें सही बात कौन सी लग रही है आपको? मेरे को तो थर्ड पॉइंट सही लग रहा है, तो यही सही होगा दोस्तों कि व्यवसाय के प्रति वफादारी। यही क्या शिक्षक है, इससे क्या रहेगा? मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 29 है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? सामाजिक सम्मान मिलना, दूसरा है विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, तीसरा है शिक्षक संघों के संगठन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य है वो कब सही रहेगा? क्या आवश्यक है इसके लिए? तो सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी भी होनी चाहिए और शिक्षक संघों के संगठन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो पहला है आक्रामकता, दूसरा है मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, तीसरा है अध्ययन में रुचि, चौथा है संतुलित संवेग। तो बाधा कब होगी? जब आक्रामकता। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वही सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़े इजी है, ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिए दोस्तों अंत तक। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित होता है, उक्त सभी।
तो सारी बातें भी ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव दूर भी रहता है, हर परिस्थिति में संभाल लेता है और व्यक्ति समाज के साथ अच्छी प्रकार समाज में होता है। इसका सही ऑप्शन उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने तो कौन सी विधियां हैं। किशोर है, किशोर विद्यार्थी है, उनका मानसिक तनाव कैसे दूर करेंगे। तो कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि भी है, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार और परोक्ष विधि। तो सभी विधियां और ये उपचार की व्यवस्था भी, ये भी क्या है, मानसिक तनाव दूर करने के लिए भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, प्रयुक्त सभी, फोर्थ सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। संवेगात्मक शक्ति है, उसका सर्वाधिक प्रभाव है वो किस अवस्था में रहता है संवेगात्मक शक्ति का। तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है शेषावस्था। तो संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में रहता है, वो होता है किशोरावस्था में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड, किशोरावस्था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। द्वंद्व किस अवस्था में होता है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में जो एरिक्सन थे, उन्होंने क्या कितनी 8 अवस्थाएं बताई थी ना, उन्हीं अवस्थाओं से ये बोल रहा है कि अहम बनाम भूमिका कौन सी द्वंद्व है वो किस में आता है। तो द्वंद्व की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था ना। तो यहाँ पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, चौथा शेषावस्था। तो इसका किशोरावस्था क्या है, सही ऑप्शन है, रहने वाला है किशोरावस्था। ठीक है, द्वंद्व की अवस्था बोलते हैं इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। संघर्ष का अर्थ क्या है, कष्टदायक दशा का विरोध, दूसरा विपरीत इच्छा, तीसरा अनहोनी, चौथा उपरोक्त सभी। तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने नाम देखा और आप ऐसे घबरा गए, नहीं, आगे भी देखो कि संघर्ष का अर्थ क्या है। संघर्ष का कष्टदायक दशा का विरोध, ये भी सही है, विपरीत इच्छा ये भी संघर्ष का रूप ही है, और अनहोनी ये भी किस संघर्ष के रूप में है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मानसिक सशक्त व्यक्ति है तो वो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, दूसरों की गलतियों को बताना, दूसरा है स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीका ढूंढना, तीसरा है दूसरों की कमजोरी ढूंढना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से जो स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा कि दूसरों को गलतियों को नहीं देखेगा और न ही दूसरों में गलतियां बताएगा। तो वो क्या करेगा, स्वयं में अगर कोई गलती है तो उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा या कोई नया तरीका ढूंढेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड, कि स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीका ढूंढना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे है। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप किसने दिया है, पहला ऑप्शन दिया है पियाजे, दूसरा आशुबेल, तीसरा रिचर्ड सचमैन और चौथा जॉन डेवी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप है वो किसने दिया है, आशुबेल ने। किसने दिया है, आशुबेल ने ये प्रतिरूप दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में कौन सी निर्देशन तकनीकी है, वो नहीं है। नहीं है पूछा दोस्तों, नहीं है। तो हास्य, मित्रता, रुचियाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये तो सही है। ध्यान तथा आध्यात्मिकता ये भी ठीक है। कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा, गृह कार्य। चौथा है स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। तो मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए सबसे जो निर्देशन तकनीकी नहीं है वो क्या है, कठोर कार्य नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा में नहीं होना चाहिए, गृह कार्य, ये थर्ड ऑप्शन है इसका सही रहने वाला है दोस्तों। और तो सभी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए सही, मतलब फेवर में है सभी। हास्य, मित्रता, रुचियाँ, ध्यान, आध्यात्मिकता, स्वयं शासन, स्वनियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र, ये सभी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो कैसे सक्षम है, आसानी से समायोजित होना, संतुष्ट पद रूप में सहयोग देना, और तीसरा है हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या करेगा, ये सभी कार्य कर सकता है, आसानी से समायोजित भी हो जाएगा, संतुष्ट पद जो सहयोग होगा वो भी देगा, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य नहीं है, लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, दूसरा है सामंजस्य की योग्यता, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा है अपरिपक्वता। तो इसका आंसर है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
और आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर वीडियो है वो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई आगे आने वाले एमसीक्यूज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।